अनपढ़ नंदों ने बसाया विधवा भाभी का घर। बस करो अनन्या, और कितना झगड़ोगी मुझसे? क्यों ना झगड़ूं? तुमसे प्यार करके मैंने तुमसे शादी की और मेरे ससुराल में मेरे साथ इतना गलत किया जा रहा है। गलती हो गई जो मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बना लिया। मुझे भी अगर पता होता कि मेरे पढ़े लिखे होने की वजह से तुम्हारे घर वालों के कलेजे पर सांप लौटने लगेगा, पूरा दिन मुझे नौकरानी की तरह काम कराएंगे, तो मैं भी कभी इस घर में बहू बनकर नहीं आती। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई है। सबने मुझे पागल समझ लिया है। पहले मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती थी, अब तुम भी मुझे नहीं समझ रही हो, ना मेरी कोशिशें देख रही हो। नहीं रहना मुझे यार तुम्हारे साथ। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। जा रहा हूँ मैं, और प्रार्थना करना कि दोबारा कभी आऊं ही ना। इतना कहकर अरुण घर से निकल जाता है और अनन्या अपने कमरे में रोने लगती है। वहीं हॉल में बैठा पूरा परिवार ये सब सुन लेता है। देख रही है माँ जी, शादी करके आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और देवर जी को इसने घर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। बस कीजिए बड़ी भाभी, कितना भड़काएंगी मम्मी पापा को। सारी गलती इन दोनों अनपढ़ नंदों की है। इनकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई है। खुद के लिए अब शब्द बोल कर निकला है मेरा लड़का। अब बस भगवान से प्रार्थना कर कि मेरे बेटे का एक बाल भी बाका ना हो, वरना देखना मैं क्या करती हूँ। आखिर वो क्या कारण है कि अरुण और अनन्या के बीच झगड़ा हुआ और अरुण घर छोड़कर निकल गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनन्या की सास ने अनन्या को इतनी बड़ी धमकी दी? आइए ये जानने के लिए कहानी के शुरुआती दिनों में पहुंचते हैं। अरुण देखो, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है और अब हम दोनों ही सेटल हो गए हैं, तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अनन्या बस तुम कुछ दिन रुक जाओ। परसों मैं अपने गांव जाऊंगा और अगले हफ्ते तुम्हें अपने परिवार से मिलवाऊंगा। फिर धूम धड़ाके से हम दोनों शादी करेंगे यार। सच अरुण? हाँ अनन्या, बिल्कुल। अनन्या और अरुण हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अरुण अपने बड़े से गांव के घर में आता है, जहां पंडित दीनदयाल जी पूरे परिवार को अरुण के लिए लड़कियों का रिश्ता दिखा रहे होते हैं। रामलाल, शारदा जी, ये लड़कियां आपको जरूर पसंद आएंगी। माँ पापा, अरुण आ गया है। कैसा है मेरे छोटे भाई? नमस्ते मम्मी पापा। नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते भाभी। मैं ठीक हूँ। और मेरी चुलबुली बहनों, तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है, पर आप बहुत पतले लग रहे हो। पतला तो होगा ही, ये पागल शहर में खुद का ध्यान कहाँ रखता है। मम्मी पापा, ये आप लोग पंडित जी के साथ क्या कर रहे हैं? हम शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए पंडित जी के साथ तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या, मैं तो यहाँ सभी को अनन्या के बारे में बताने आया था। कहीं इन्होंने पहले से मेरे लिए कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली है? पंडित जी माफ कीजिएगा, फिलहाल आपसे आज्ञा चाहिए थी। जी भला बेटे, जब तुम्हें सही लगे मुझे बुला लेना। इतना कहकर पंडित दीनदयाल घर से निकल जाते हैं और अरुण पूरे परिवार के साथ सोफे पर बैठता है। अरुण, तूने पंडित जी को वापस क्यों भेज दिया? दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं शहर में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, वहाँ की एक लड़की मुझे बहुत पसंद है और वो मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम भी करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आप लोग शहर चलकर लड़की से मिल लीजिए या फिर मैं उसे यहाँ लेकर आ जाता हूँ आप लोगों से मिलाने। खबरदार जो ऐसी हरकत की, ना हम उस लड़की से मिलने जाएंगे और ना ही उस बदचलन लड़की के कदम हमारे घर में पड़ेंगे। पापा क्या कह रहे हैं आप? वो लड़की कोई बदचलन नहीं है, बहुत अच्छी और बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की है। कोई भी हो, पर तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी। तेरी शादी उसी से होगी जिसे हम पसंद करेंगे। पर पापा, क्यों शादी करके भाभी के साथ भैया को रहना है? अगर लड़की भैया की पसंद की हो तो ये ज्यादा अच्छी बात है ना? ननन जी, माना आप अनपढ़ हैं, पर क्या आपको इतना भी नहीं पता कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोले हम? हमारे भैया की पसंद का सवाल है और हम अनपढ़ जरूर है, पर हम में इतना दिमाग है कि हम सही गलत समझते हैं। देख रहे हैं आप लोग, हमारे घर की बेटियों में हमसे ज्यादा दिमाग है। ननन जी, मेरे माता पिता के सामने तो आज भी मेरे गले से आवाज नहीं निकलती है और आप दोनों अपने माता पिता के खिलाफ आवाज उठाती हैं। भाभी, आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप हम दोनों अनपढ़ ननन से चलती हैं, क्योंकि हम आपकी दाल जो नहीं गलने देते हैं। जबान संभाल कर प्रीति और कीर्ति,
तुम दोनों अपनी बड़ी भाभी से बात कर रही हो? तेरे बाप दादा ने कभी लव मैरिज के बारे में नहीं सोचा, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई लव मैरिज के बारे में सोचने की? चुपचाप अपने कमरे में जा, हम तेरे लिए लड़की पसंद कर लेंगे। अपने माता पिता का सम्मान करते हुए अरुण कमरे में चला जाता है। शाम के वक्त प्रीति और कीर्ति अरुण के कमरे में आ जाती है। भैया कौन है वो खुश नसीब लड़की जिसे आपने पसंद किया है? क्या फर्क पड़ता है कौन है? मम्मी पापा तो हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, यही सोच रहा हूँ। भैया इतनी जल्दी हार मान गए आप तो पढ़े लिखे हैं, अपने प्यार के लिए लड़ना आपको आना चाहिए। मम्मी पापा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं यार। मैं प्यार के लिए लड़ सकता हूँ, पर अपने माता पिता के खिलाफ थोड़ी ना लड़ सकता हूँ। तो भैया अपने प्यार के लिए लड़िए, हमारी बात ध्यान से सुनिए। कीर्ति और प्रीति अरुण से कुछ बातें करती हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन अरुण गांव के एक मंदिर में प्रार्थना कर रहा होता है। वहीं पूरा परिवार मंदिर के प्रांगण में कृष्णलाल और पूर्णिमा के साथ बैठा होता है। जी मुझे तो यह रिश्ता मंजूर है। जी मुझे भी मंजूर है। ठीक है, तो हम बड़े शादी की तारीख निकलवा लेते हैं, तब तक बच्चों को भी भगवान का आशीर्वाद लेने भेज देते हैं। कृष्णलाल अपनी बेटी पूर्णिमा को मंदिर में बैठे अरुण के पास भेजता है। जी मैं पूर्णिमा, बाबा ने हमारा रिश्ता तय कर दिया है। जी मैं कह रही हूँ, आपका नाम अरुण जी है ना? बाबा ने हमें आपस में बात करने बोला। अरुण पूर्णिमा के सामने बहरे होने की झूठी एक्टिंग करता है। इसे पूर्णिमा सच समझ बैठती है और आकर अपने पिता के कानों में बता देती है। रुक जाइए रामलाल जी, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ? ये बात तो आपको खुद से पूछनी चाहिए थी ना। कृष्णलाल अपनी बेटी पूर्णिमा को लेकर वापस चला जाता है। ऐसे ही रात के वक्त पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे उस लड़की के भाग्य फूटे थे, मुझे हमारे भैया से शादी करने के लिए मना कर दिया उसने। अरे कोई बात नहीं, मैंने और नीलम ने भी एक रिश्ता ढूंढा है। अरुण बस कल तुम फूलों के बागीचे में लड़की से मिलने चले जाना। अगले दिन अरुण अच्छे से तैयार होकर गांव के सुंदर फूलों के बागीचे में रिद्धिमा के पास पहुंचता है। जी नमस्ते, मुझे मम्मी पापा ने आपसे मिलने भेजा है। अरुण एक स्माइल करता है जिससे अरुण के सामने के दोनों काले और गंदे दांत दिखते हैं। नमस्ते, मुझे भी मेरे भैया और भाभी ने भेजा है। छी, इसके सामने के दो दांत कितने काले हैं। मम्मी पापा ने इसे मेरे लिए पसंद किया है। जी मुझे आप बहुत पसंद आई। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर आपके सामने के दो दांतों पर क्या हुआ है? जी ये तो खोड़ है। डॉक्टर ने कहा है कि बढ़ते बढ़ते मेरे पूरे मुंह में हो जाएगा। ये सुनकर रिद्धिमा उल्टे पांव भाग जाती है और अरुण अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने दांतों पर लगा काला रंग पोंछ लेता है और अपने घर लौट आता है। आखिर हर लड़की देवर जी के लिए ना क्यों कह दे रही है? ये रिश्ते ठीक ही नहीं थे, अब मैं देखूंगा रिश्ता। अगले दिन अरुण पास के गांव के सबसे बड़े जमींदार सूर्य नारायण और मीनाक्षी के घर आता है। मीनाक्षी, ये रामलाल जी के छोटे बेटे हैं। इनसे मैंने अपनी परी की शादी की बात चलाई है। ये उसे ही देखने आए हैं। जी लड़का तो बहुत अच्छा है। बेटा क्या लोगे, चाय या कॉफी? सोफे पर बैठा अरुण बच्चों की तरह इठलाने लगता है। आंटी आंटी, मुझे कॉम्प्लेन पीना है, कॉम्प्लेन, वो भी 2 चम्मच। कॉम्प्लेन पीना है? अरुण बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस तरह बच्चों की तरह इठला क्यों रहे हो? मैं बताता हूँ। अचानक रामलाल सूर्य नारायण के घर पहुँच जाता है। ये पापा यहाँ कैसे आ गए? कहीं ये समझ तो नहीं गए कि सारे रिश्ते मैं एक्टिंग करके कैंसिल करवा रहा हूँ। रामलाल जी, क्या हुआ आपके बेटे को? वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? बेटा माफ कीजिएगा जी, मुझसे गलती हो गई, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अपने मान सम्मान को तार तार कर रामलाल अरुण का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए सूर्य नारायण के घर से बाहर निकल जाता है और फिर अपनी गाड़ी से दोनों अपने घर पहुंचते हैं।
साहबजादे ने